So, welcome guys, welcome to my channel स्टडी लाइफ। तो आज मैं अपना यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो अपना अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। चैप्टर नंबर 1 होता है उसका ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पहले होगा आपका बताएगा फिजिकल ज्योग्राफी है क्या। अगर वो सब आपको पता नहीं, उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो ला दूंगा। ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। ये टॉपिक बहुत ही रोमांचक टॉपिक है। अगर आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो बहुत सही है, नहीं तो ये शॉर्ट वे में मैं बेसिक्स तो नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट्स है या नोट्स है, तो ये छोटा सा नोट्स में आप पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जान पाओगे। पृथ्वी के अंतर में भूवर्गिक जो संरचनाएं हुई है उनके बारे में जानने से हमें पृथ्वी के भूवर्गिक इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो ला दूंगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे जैसे कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं और सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि आज भी आप देखते होंगे एक चीज़ को लेकर बहुत सारे बहस होते हैं, उसमें से जिसका बहस में पुख्ता सबूत मिलता है और साक्ष्य प्रमाण होते हैं उसी को माना जाता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उसमें से कुछ गिने चुने वैज्ञानिक जो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुयायी हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात, आपने कभी सोचा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे किस प्रकार से हुई है, या फिर आप जिस पृथ्वी पर रहते हो उस पृथ्वी की कितनी बड़ी है ये पृथ्वी, आपको पता है? इस पृथ्वी के अंदर आपके बड़े बड़े महादेश हैं, फिर देश है, महाद्वीप है, फिर आपका जैसे छोटा एक गांव है, तो आपका गांव ही इतना बड़ा आपको लगता है, तो सोचिए आपका राज्य, आपका देश, आपका महादेश कितना बड़ा होगा। यानी कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी होगी। और पृथ्वी छोड़िए, आप हमारा सौरमंडल कितना बड़ा होगा। और सौरमंडल से हम बाहर निकल जाए तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और ब्रह्मांड से बाहर निकले तो हम लोग उससे ही लगभग 400 अरब ब्रह्मांड हमारे, मतलब पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। आकाशगंगा, जैसे हमारे आकाशगंगा का नाम है, हमारी आकाशगंगा को हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है एक, उसी प्रकार 400 अरब लगभग आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में स्थित है। हमारी सबसे पास की तारा भी है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपको पता ही होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे पास हमारी तारा जो है, तारा जैसे मैंने लिखा हुआ एक तारा है, हमारा सूर्य भी एक तारा है। उस सूर्य से सबसे निकटतम तारा हमारा एक है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसका भी इतना दूरी है कि अगर लाइट के स्पीड से हम लोग जाते हैं, मतलब 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी अगर हम लोग जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जाने में भी हमें लगभग कई साल लग जाएंगे। तो छोड़िए वो सब, हम लोग जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आइए। तो इस पे सिद्धांत जैसे दिया गया अद्वैतिक संकल्पना, हाँ, और एक है द्वैतिक संकल्पना। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपनी संकल्पनाएं दी। उन संकल्पनाओं के आधार पे आधुनिक समय में तो दो भागों में उन्हें बांट दिया गया। एक हो गया अद्वैतवादी संकल्पना, एक हो गया द्वैतवादी संकल्पना। इसके अंतर्गत सारे संकल्पनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट मैंने नीचे लिख रखा है, उसमें हम आधुनिक सिद्धांत जिसको हम लोग मान रहे हैं उसको भी चर्चा करेंगे। और आने वाले जनरेशन में धीरे धीरे इसके ऊपर और खोज होती रहेगी। पर्टिकुलर इसमें बेस्ड ऑन खोज नहीं हो पाती, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल से बाहर है। तो इसका खोज, इस पे जो बातें कही गई है, आप भी कह सकते हैं, लेकिन आपको उस प्रकार की नॉलेज चाहिए कैसे क्या हुआ, तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी है सोचना।
आप सोचते कैसे हो, आपकी सोचने की शक्ति कैसी है। तो जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी और द्वैतवादी में आप शायद कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं। अद्वैतवादी, अगर आप लोग हिंदी में गिनती पढ़े हैं जैसे 1 2 3, तो आप लोग को पता होगा। अद्वैत, अ मतलब नहीं, अद्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं एक, दो नहीं एक, और द्वैत मतलब दो। तो अद्वैतवादी संकल्पना है यानी कि एक तारा संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना ने दो तारा संकल्पना। पूरे भाग में मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ को ये दो भागों में विभक्त किया गया। ये दो भाग में आपकी सारी संकल्पनाएं जो आ जाती है। और एक होता है आधुनिक, आधुनिक सिद्धांत, इसमें भी हम लोग देखेंगे। ये रिसेंट थ्योरी सब है, आधुनिक में हम लोग सारे रिसेंट थ्योरी को देखेंगे। हाँ, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अद्वैतिक संकल्पना। इस पे भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। मत यानी संकल्पना यानी परिकल्पना यानी अपनी खोज। उन्होंने जो अपना खोज किया, उनको जो लगा, उनके अनुसार बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे। उनका नाम मैं लिख रहा हूँ, कास्ते द बफन। कास्ते द बफन। इनका नाम आप इसमें भी देखेंगे जब पृथ्वी के भूवर्गिक इतिहास के बारे में पढ़ने जाएंगे, तब भी इनका नाम आपको देखना पड़ेगा। तो कास्ते द बफन जो पहले वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके संकल्पना, जो अद्वैतिकवादी संकल्पना मतलब एक तारा संकल्पना में इन्होंने अपना संकल्पना दिया था। उसके पश्चात धीरे धीरे डेट पे डेट आने की मतलब समय बीतती गई, और इमेनुअल कांट, इन्हें हम कांट महोदय भी कहते हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत 1755 में दिया। इन्होंने अपना सिद्धांत कितना में दिया? 1755 में दिया। मैं कास्ते द बफन को हटा देता हूँ, नोट्स करते रहिएगा जैसे जैसे आपको अच्छा लगे। 1755 में इन्होंने अपना जो है गैसियस हाइपोथेसिस दिया, यानी कि वायवीय राशि परिकल्पना, एक थ्योरी दी। इसके बाद भी लाप्लास आए थे। ये आए थे आपके 1796 शायद, ऐसे ही कुछ टाइम था, 1796 में ये आए थे लाप्लास। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया। तो ये दोनों के सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट अद्वैतवादी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों का। तो अभी इनके साथ साथ बहुत से वैज्ञानिकों ने भी दिया, जैसे लॉकियर थे, रॉस थे, ऐसे नाम बहुत सारे हैं। तो उनमें से दोनों के सिद्धांत को विशेष रूप से तब माना गया। अब देख लो 1755 की बात चल रही है, 1755 यानी कि बहुत पुरानी बात है। तभी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके इमैनुअल कांट के सिद्धांत को माना गया था, क्योंकि तभी के व्यक्तियों ने उनको माना था। तो अब कांट थ्योरी को देखते हैं कि ये कैसा है, क्या है। तो कांट थ्योरी को आप फिगर से समझ सकते हैं, देखिए इजीली। कांट थ्योरी है, इनका कहना था कि पहले से जो ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ मौजूद थे सौरमंडल में। कुछ ठंडी शीतल मतलब कुछ ठंडा था, कुछ ठोस था, कुछ ऐसे ही इस अवस्था में थे। तो इनके बीच में आकर्षण होने लगा। आकर्षण मतलब एक जगह ये मिलने लगे। मिलने लगे गैसेस में। मिलने के पश्चात उसमें निहारिका का निर्माण हो गया। निहारिका का निर्माण हो गया। अब उनका कहना है कि ये जो निहारिका है मतलब वही
हम लोग का तारा, मतलब उन्होंने कहा था तभी निहारिका, निहारिका ही आगे जाके तारा का रूप लेती है। तारा का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा निहारिका होती है, नेबुला जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप तारा बनता है। फिर तारा अगर ब्लैक होल कैसे बनता है, श्वेत बावन कैसे बनता है, उसका भी हिस्ट्री है। फिर आपका उसमें पल्सर होता है, पल्सर होता है, फिर बहुत से हैं तारा का हिस्ट्री। आप अगर देखने जाएंगे तारा कैसे बनता है क्या नहीं बनता, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन वो पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर मैं बताऊं, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति में भी बैक हिस्ट्री में जाता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं जाता हूँ। अभी कांच का जो है निहारिका, निहारिका बन गया। जैसे कि उन्होंने बताया कुछ कुछ पदार्थ पहले से देव निर्मित पदार्थ थे। देव निर्मित पदार्थ मतलब कुछ पदार्थ ऐसे थे जो ब्रह्मांड में पहले से थे। उन्होंने आकर्षण शक्ति होने लगी, मतलब आकर्षण मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने लगा। आकर्षित करने के बाद उसमें घर्षण हुआ। जैसे दो आकर्षण हुआ, टकराएगा, टकराएगा तो क्या होगा, घर्षण हुआ। घर्षण हो रहा ना, एक घर्षण होने लगा। तो यहाँ देव निर्मित पदार्थ क्या था, पत्थर, कुछ कुछ थे पदार्थ, उसमें घर्षण होने लगा। घर्षण के कारण वो घूमने लगा, अपने अक्ष पे घूमने लगा, घूमने लगा, साथ में घर्षण होने लगा। तो क्या उत्पन्न हो गई यहाँ, ताप। क्या समझेंगे, ताप। ताप क्या होगी, उत्पन्न होने लगी। और साथ में घूर्णन, घूर्णन भी होने लगी अपने अक्ष पे, बोलिए उस स्थिति में घूर्णन होने लगी। अब निहारिका में ताप भी आ गया और घूर्णन भी होगी। अब क्या होता है कि निहारिका में घूर्णन और ताप दोनों आ गए। तो घूर्णन के कारण इसमें जो केंद्र पार्श्व बल, क्या बोलते हैं, केंद्र केंद्र पार्श्व बल, केंद्रक बल, जिससे टूटा और टूट टूट के बिखरने लगा। जैसे चार, ये चार बिखर गया, फिर एक दो तीन बिखरा, फिर एक दो बिखरा, तो कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ हो गया। अब यही जो केंद्र पार्श्विक बल के कारण अपने अक्ष पे घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूम घूम के, जैसे ढक्कन है, इसको अगर खोल के मैं घुमाने लगूँ तो गिर गया मेरा ढक्कन। ठीक ठीक उसी प्रकार ये जब अपने अक्ष पे घूर्णन करने लगा तो इससे बहुत से छल्ले निकलने लगे, घूम घूम के कण निकलने लगे। वही चल के आगे जाके ग्रह का निर्माण हुआ। और हमारे सौरमंडल की तीसरी ग्रह जिसमें जीवन मौजूद है वो क्या बन गई, पृथ्वी। किनके अनुसार कहना था, वही मैंने लिखा है, जो कि 1755 में दिए थे उन्होंने अपना सिद्धांत। तो भाई अब 1755 की बात है, उनकी जो सिद्धांत थी बहुत हद तक आपको भी सही लगी होगी। तो उस टाइम के इंसानों ने इसे बिलीव कर लिया और उनके अनुसार ये इस प्रकार से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब यही सिद्धांत रहेगा, मतलब ऐसा ही रहेगा। फिर आते हैं 1796 में, कौन आते हैं, लाप्लास, लाप्लास महोदय आते हैं। अब इनका क्या कहना था, लाप्लास भी कहते हैं अपने थ्योरी में, 1796 में वो थ्योरी दिए थे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों की थ्योरी में। ये कहते हैं कि कांट महोदय ने जो थ्योरी दी उनमें कुछ गलतियां। पहली बात तो निहारिका, ये निहारिका जो है पहले से हमारे ब्रह्मांड में या सौरमंडल में मौजूद था। तभी तक ब्रह्मांड और सौरमंडल की बात नहीं आती है पृथ्वी की उत्पत्ति में। ये तो इसमें बोलेंगे कि हमारे सौरमंडल में मौजूद था, निहारिका मौजूद था। अब इसमें क्या होता है, निहारिका में इनके अनुसार अपने निहारिका मौजूद था, अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, घूर्णन करता है अक्ष पे है तो बाहरी परत जो होती है घूर्णन के कारण, ये परत परत पकड़ लूँ मैं तो ठंडी होगी। ठंडी होने के कारण ये परत जो है इससे बाहर आ गई, बाहर आई, और ये परत आगे चल के टूटा, टूटा, और टूटने के साथ ये परत ने क्या की, अपने अंशों के साथ ग्रह की निर्माण कर लिया। लाप्लास का कहना ये था।
तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक उसी प्रकार आगे भी हम जाएंगे तो पता चलेगा। इन दोनों में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा 1755 में जो कांट महोदय ने बताया, साथ ही जो लाप्लास महोदय ने बताया, इन दोनों में ज़्यादा तुलना नहीं है। हाँ, तो निहारिका पहले से था, फिर एक छल्ला निकला और छल्ले से 9 जो और कण निकले, वही जाके आगे ठंडा होके ग्रहों का निर्माण कर लिया। ठंडा हुआ था, फिर निकला, फिर ग्रह का निर्माण हुआ। और इसमें क्या था कि पहले भाई निहारिका बना, अपने अक्ष पे घूर्णन किया और डायरेक्ट 9 निकले, 9 ने बना लिए अपने ग्रह, 9 बना लिए अपने ग्रह। तो ये दोनों सिद्धांत इन्होंने दिए। फिर आता है मैन, जिसको अभी आधुनिक रूप में भी बहुत सी मान्यताएं प्राप्त है। आधुनिक तौर में भी 2 सिद्धांत के होने के बावजूद भी उन्हें बहुत सी मान्यताएं प्राप्त है। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने से पहले अगर ओरिजिन ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है कि चैम्बरलिन जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1905 में, और जेम्स जेफरीज और थे जेम्स जेम्स और जेफरीज, इनकी सिद्धांत की जो थी 1919 और जेफरीज की थी 1929। 10 साल का गैप था इसमें। और 1905 मतलब यहाँ क्या हो गया 1755, यहाँ हो गया 1796। 1796 के बाद डायरेक्ट आता है 1905 में। अब 1905 की बात है, 1905 में क्या चल रही थी कि इसकी द्वैतवादी संकल्पना को लेकर ये संकल्पनाओं पे बहुत बातें चलने लगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी चैम्बरलिन ने और उनके साथ थे मोल्टन और ये रहे चैम्बरलिन, ये दोनों ने मिल के एक परिकल्पना दी जिसका नाम था ग्राहनु परिकल्पना यानी कि प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस। इनके अनुसार सौरमंडल में 2 तारे थे और इनके अनुसार जो इमैनुअल कांट और लाप्लास जो अद्वैतिक संकल्पना पढ़े थे उसमें एक तारा था, और द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलिन मोल्टन कहते हैं कि 2 तारे थे। अभी देखिए रोमांच आते हैं, एक तारा बोला, ये बोला 2 तारा। अब चैम्बरलिन कहता है कि एक तारा, यहाँ एक लाइनिंग कर देता हूँ। चैम्बरलिन कहता है कि एक तारा था, ये क्या था तारा, ये तारा कौन है अपना सूर्य, नाम दे दिया अपना सूर्य का। और वो एक पास में था तारा, ये कौन था तारा, खाली ओनली अपना पास ही तारा, मतलब साथी तारा। अब क्या होता है कि दोनों के बीच में आकर्षण शक्ति होता है, आकर्षण तो होगा, दूर थे दोनों, आपस में बहुत बहुत दूर थे, पर दोनों में आकर्षण शक्ति था। अब ये तारा तो सूर्य के पास में था, तो इसके आकर्षण से सूर्य में कुछ हलचल होने लगी, समझे। उस हलचल से क्या होगा, सूर्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके लाखों कण ऐसे ऐसे बाहर निकल आए, लाखों कण ऐसे ऐसे बाहर निकल आए। और ये क्या था, इसके साथ ही तारा था, पास आता हुआ एक तारा था, तो ये इसका जोन में नहीं था, मतलब ये जैसा सूर्य है, ये तारा है, साथ पास आता हुआ एक तारा, तो ये ऐसे से पार हो रहा था, जस्ट पार हो रहा था, और ये अपना अक्ष पे केंद्रित था, ये जस्ट पार हो रहा था। तो इस पे जब ये इधर दूर में था, ये रहा दूर में था, जैसे ये पास ऐसे सीधे चल रहा लेकिन ये दूर में, जैसे ये पास आता गया तो ये दोनों एक समय आएगा कि पास हो गया। तो उस कारण जब केंद्र पार्षद बल हुआ, मतलब आकर्षण शक्ति काम किया इसका और इसका दोनों का, तो ये आकर्षित किया, ये बड़ा था साइज में, सातवें तारा क्या था बड़ा था, ये आकर्षित किया इसको। तो आकर्षित जब किया, ये तो जस्ट गैस के फॉर्म में था,
इसलिए बोले ग्रहाणु परिकल्पना। गैस के फॉर्म में था, ये बोलते हैं चैम्बरलिन और मॉर्टन, तो गैस के फॉर्म में था। जैसे ये पास आता गया तो इसमें से गैस के फॉर्म में सूर्य बना हुआ था, निहारिका गैस के फॉर्म में, सूर्य गैस के फॉर्म में रहते हैं, उसमें हल्के पदार्थ होते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, उस तरह के, जिसमें संलयन होता है, जिसके कारण से सूर्य चमकता है, ये मैं बताऊंगा आगे। तो क्या हुआ, आया पास में, तो ये इसको आकर्षित किया, जैसे आकर्षित किया, आकर्षित करने के परिणाम में बहुत से कण बाहर निकल आए, जो कण बाहर निकल आए और क्या हुआ, ये अपने रास्ते निकल गया, रास्ते निकल गया ये, और ये तो कण निकाल के चला गया। तो ये जो कण निकले, छोटे छोटे कण निकले, तो क्या हुआ, सूर्य बीच में रह गया और एक कण सूर्य की परिक्रमा करने लगी, करने लगी। फिर वही हो गया कि आगे चल के धीरे धीरे जमने लगे, फिर ठोस होके ग्रहों का रूप ले लिया, इनके अनुसार ये था। अब मेन टॉपिक आता है जो अभी भी बहुत प्रचलित है, मिलता जुलता ही है, दोनों का सेम है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार बहुत से वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को माना है। तो पहले तो हम लोग चैम्बरलेन का देख लिए, जैसा कैसा था फिगर मैंने बता दिया आपको, और उसी के अनुसार जो निकले वो ग्रहणु हुए, उसे हम लोग प्लांटिसिमल भी कहते हैं, दो नाम से जानते हैं। फिर जेम्स जीन्स और जेफेरिज, दोनों सिद्धांत थे। जेम्स जीन्स ने दिया 1919 में और जेफरीज में दिया 1929 में, मतलब दोनों का सेम है, सिमिलर चीजें, दोनों को साथ में पकड़ा जाता है, दोनों अलग अलग थे। तो इनका सिद्धांत भी ठीक इसी प्रकार था, लेकिन इनका सिद्धांत ऐसा था कि ये रहा सूर्य, सॉरी एक चीज मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सूर्य रहा। तो अब जेम्स जीन्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, जेम्स जीन्स में ये गैस अवस्था में था, चैम्बरलिन में वो ठोस अवस्था में था, सूर्य जब था वो ठोस अवस्था में था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो मैं गैस बता दिया था। तो जेम्स जीन्स जेफरीज का जो ज्वारीय परिकल्पना है, तो इसमें गैस अवस्था में था, इसके सामने एक था तारा, विशाल तारा, ये कौन हुआ, मेरा सूर्य। तो ये क्या करता है सूर्य, ज्वारीय परिकल्पना तो आपने देखा है। अब यहाँ कहते हैं जेम्स जीन्स जेफरीज कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा, इन दोनों में ज्वारीय परिकल्पना होती है पृथ्वी और चंद्रमा में, दिखती है ना, जब चांद बड़ी दिखती है, पूर्णिमा की रात चांद बड़ी होती है, समुद्र की लहरें उठने लगती है, बीच में ज्यादा आने लगती है, होती है। ठीक उसी प्रकार तारा था, गैस था, सेम क्या हुआ, ज्वारीय परिकल्पना, इसलिए इसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना, मतलब टीडर हाइपोथेसिस। खींचा उसको, खींचते ही एक उखड़ा बाहर आ गया, मिलता जुलता लग रहा, आया बाहर, और गैस का फॉर्म में था, जो बाहर आया तो बिखर गया, पूरे सूर्य जो था हमारे सूर्य के आसपास बिखर गया और ये अपने रास्ते निकल चला। सेम केस, दोनों में सेम केस है कि ये अपने रास्ते निकल चला, ये अपने रास्ते निकल चला, पास आता वो तारा अपने रास्ते निकल चला, निकाला, फिर आगे चल के ये अपने अपने फॉर्म में आता गया, मतलब कि ग्रह बनते गए, 9 ग्रह बनते गए। अब इन्होंने ऐसा बताया जेम्स जेफरीज में कि ज्वारीय परिकल्पना, तो इन्होंने क्या प्रमाण दिया कि पृथ्वी में भी ये चीज देखा जाता है, चंद्रमा बड़ा नहीं है चंद्रमा, जिस कारण से ये परिकल्पना ज्यादा नहीं होता, अगर चंद्रमा की जगह वहाँ बृहस्पति यानी कि वीनस होता तो कितना पृथ्वी को ही खींच लेता है, वो पृथ्वी को ही खींच लेता ना, कितना बड़ा ग्रह है, उसमें लाखों पृथ्वियां आ जाए, उस तरह के वो ग्रह है, बहुत बड़ा है बुध, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का साइज बहुत ही बड़ा है, तो इससे बहुत से पृथ्वी आ जाएंगे, छोड़िए बात अलग है। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रमा साइज में छोटा है पृथ्वी से, जिस कारण से उसमें ज्वारीय परिकल्पना जो होती है तो ज़्यादा जोर से नहीं होती, लेकिन होती जरूर है।
वो भी आकर्षित करता है समुद्र की लहर, जिस कारण से ज्वारीय परिक्रमा, तो ये ज्वार भाटा हम लोग बोलते हैं। तो उस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ग्रहों की उत्पत्ति, या पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं, ग्रहों की उत्पत्ति। ठीक। अब जो आता है जेफरीज और जेम्स का बता दिए। अब मेन टॉपिक आता है फ्रेडरिक हॉयल। फ्रेड हॉयल ये बहुत ही आधुनिक सिद्धांत में ये इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये अगर आपको बोला है कि पृथ्वी का वर्णन करो, ये अगर टॉपिक नहीं लिखते हो तो आपका आधा से ज्यादा नंबर ये काट लिया जाएगा। फ्रेडरिक हॉयल, और एक नाम होता है जिनका नाम है लिटलटन। ये दोनों प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दोनों प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया आपका 1939 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, फ्रेडरिक हॉयल में और लिटलटन में। तो इन्होंने 1939 में अपना सिद्धांत दिया, और सिद्धांत में क्या कहा, पहले हम लोग लिटलटन का पढ़ लेते। इन्होंने तो एक अलग थ्योरी दे दी। इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड में 3 तारे थे। इन्होंने एक नया आविष्कार किया जिनका नाम हुआ 3 तारे थे। अब 3 तारे वाले बात देख लेता हूं मैं, कैसा। एक अपना तारा, सॉरी इसका नाम अपना नाम पे दे देता हूँ, सूर्य। दूसरा साथी तारा, तारा 1। और एक हो गया अनसाथी तारा, मतलब तारा 2। ये अपने रास्ते नहीं था, ये दोनों अपने अपने रास्ते थे। ये हो गया अपना सूर्य, ये हो गया साथी तारा। दूर है, दोनों में इतना डिस्टेंस होगा, दूर है दोनों। और सेकंड तारा जो है ये इससे भी और दूर है। तो ये बस लाइनअप है, क्लियर कर। तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तारा में विस्फोट हुआ। विस्फोट किस प्रकार से हुआ, कैसे पता करोगे। हाइड्रोजन हीलियम गैस के कारण पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था में सूर्य चलता है, समझे। इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है अंदर का कई हजारों में, और बाहर का मिनिमम होता है 6000। शायद कोरोना लेयर का 6000 है, 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के कारण कुछ कण इधर ये पास तारा खींचता है, कुछ कण अपना सूर्य खींचता है आकर्षण के कारण, ठीक है। अब ये जो विस्फोट के कारण बल्ज बना, वो ब्लैक होल बना हो या श्वेत बावन बना हो। श्वेत बावन तो विस्फोट से नहीं बनता, किससे बनता है, ठंड या अगर सूर्य में कमी होता है तो धीरे धीरे वो नरम होते होते श्वेत बावन बन के वो खत्म हो जाता है। और अगर तारा विस्फोट हो गया तो क्या बनेगा, ब्लैक होल। और ब्लैक होल कहाँ जाकर मिलता है, बल्ज में, समझे। तो ये तारा था, ये तारा के साथ ये तारा दोनों आपस में टकरा जाता है। काम इन लोग दोनों का होता है, फायदा अपने सूर्य का होता है। लिटरेचर के अनुसार फायदा अपने सूर्य का होता है, और सूर्य अपने अक्ष पे रहता है, जिससे तारा विस्फोट हुआ तो कुछ कण आ गए बाहर। तो ऐसे जस्ट घूम रहा था, तो कण को लेके आकर्षित करके सारे कण को अपने ऑपोजिट साइड में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था, सारे कण ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, तो पास आता हुआ तारा जितने इस साइड में थे, कण घूम रहे थे, गोल करके घूम रहे थे, वो तारा को लेते हुए, वो कणों को लेते हुए चल गया। ये तारा, सेकंड तारा जो कणों को लेते हुए चल गया, ये तो विस्फोट हुआ, ब्लैक होल बना, खत्म हो गया, वो चला गया बल्ज में केंद्र में चला गया आकर्षण। ये जब पास आता हुआ, इसका कण को आधा लेते चला गया, और जो कण बचा वो कण से आगे चल के हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, समझ गए। अब मैं आता है फ्रेडरिक हॉयल। फ्रेडरिक हॉयल बोलते हैं कि जेम्स ने जो थ्योरी दिया, जेम्स जीन्स, इनका थ्योरी को फ्रेडरिक हॉयल मानते हैं। बोलते हैं 2 ही तारे थे, एक सूर्य, एक तारा, 2 ही थे।
इसमें हुआ विस्फोट, तो ये चला गया जैसा कि मैंने बोला। नहीं नहीं, जेम्स का सिद्धांत मानते हैं तो रुकिए, एक चीज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई नहीं। ये कहते हैं फ्रेडरिक रॉयल, जेम्स का वो मानते नहीं है, जेम्स को तोड़ते हैं, ये जेम्स को काटते हैं, जेम्स का सिद्धांत को काटते हुए बोलते हैं कि अगर ये विस्फोट हुआ, ये मतलब सूर्य का अंश आकर्षित किया था ना, जेम्स थ्योरी में मैंने बताया कि ये सेकंड तारा जो था, दो तारा था, सेकंड तारा ने आकर्षित किया था, तो आकर्षित करके जो छल्ला निकला, छल्ला निकल के जो हुआ, वो होने के पश्चात तो सूर्य का जो अभी हमारे सूर्य है और ग्रहों का जो हम ग्रह पृथ्वी में है, अंश यानी कि गुण, अंश, टुकड़ा, गुण, जो भी कुछ बोल सकते हैं, दोनों का सिमिलर मतलब सेम होना चाहिए। फ्रेडरिक रॉयल ये कहते हुए जेम्स जीन्स का प्रस्ताव को काटते हैं। तो जेम्स जीन्स प्रस्ताव को काटते हैं और बोलते हैं कि तारा था, बट इसमें इस तरह से होता है कि सूर्य था, तारा था और तारा था। अब सूर्य गैस फॉर्म में था, सूर्य था गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में जब सूर्य था, ये रहा सूर्य, जेम्स का सिद्धांत को काटते हुए बोलते, सूर्य जब गैस फॉर्म में था, तारा ये हुआ, घूम रहा है, सॉरी ये जा रहा है, तो इससे ले लिया, तो इससे लिया तो दोनों को सिमिलर कहानी हो, सेम कहानी हो। फ्रेडरिक रॉयल ने प्रश्न पूछा इनसे, अब प्रश्न पूछा तो उन्होंने फिर इसका आंसर देते हैं वो, जब विस्फोट हुआ, सात वाला तारा, तीन तारा का सिद्धांत है, एक दो तीन, तीन दो एक, अपना सन है ये, सन, ये जब विस्फोट हुआ 10 टू द पावर, सॉरी 5 टू द पावर कुछ था, 6000 कुछ सिंस का बात उन्होंने काटते हुए कह रहे थे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि फ्रेडरिक रॉयल बोलते हैं कि जो गैस फॉर्म में था, जब इतना फॉर्म में विस्फोट होता है, 10 टू द पावर 9 में रहता है, 5 इंटू 10 टू पावर 9 में रहता है और विस्फोट होता है, तो उसमें इतना टेम्परेचर, इतना हीट बढ़ जाता है कि वो हल्के पदार्थ जो थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, ये जो थे दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम, भारी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे चल के ठंडा होकर उपग्रहों का निर्माण कर लेता है। तो यही था आज हमारा वीडियो, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ का, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए और आगे भी मैं बहुत से वीडियो ऐसे लाते रहूँगा। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं अपनी गलती को आगे सुधारते जाऊँगा। तो उसी के साथ मैं ये पोर्शन में ये वीडियो का समाप्ति करता हूँ। और अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और साथ ऐसे भी लाते रहूँगा, देखता हूँ मेरा ट्रायल